नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल फास्ट होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वीडियो है वो आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लास्ट वीडियो रहने वाला है। और यहाँ पे सारे मॉसबी सॉन्डर्स से क्वेश्चंस कवर हुए हैं। और बच्चों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और जो नए यूज़र्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। कल से हम अपना नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे और वो सिस्टम भी पूरा जो है रेगुलर रहने वाला है। जो अभी हम जिस थीम पे काम कर रहे हैं वो ये है कि जो नए यूज़र्स हैं उनको बता दूं कि पहले हम जो है पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ करेंगे और जो प्रीवियस 3 सिस्टम सब हो जाएंगे आज मिला के। तो प्रीवियस वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑर्डर्ड। Which blood level should the nurse expect will increase first if the client has had an myocardial infarction? ये कह रहा है कि पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो कौन सा जो है एंजाइम कह लीजिए इसमें से सबसे पहले बढ़ेगा। ALT, AST, टोटल LDH एंड ट्रोपोनिन T। जो बेस्ट इंडिकेटर होता है, बेस्टेस्ट इंडिकेटर होता है जो MI को शो करता है वो ट्रोपोनिन होता है और ये जनरली 4 से 6 घंटे में बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले मायोग्लोबिन बढ़ता है जो कि विद इन 1 आवर बढ़ जाता है, लेकिन मायोग्लोबिन जो है दूसरी मसल्स इंजरी में भी जनरली एलिवेट हो जाता है। तो इतना शॉर्ट इंडिकेटर नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले एलिवेट होने वाला इंडिकेटर यही होता है। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर रहता है वो CK-MB रहता है, क्रेटिनिन काइनेज MB रहता है, जो कि नॉर्मल वैल्यू 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है और बढ़ने पे ये कार्डियक इंजरी के केस में बढ़ता है, ये 2 से 4 घंटे में बढ़ जाता है। और फिर ट्रोपोनिन बढ़ता है 4 से 6 घंटे में। और सबसे बेस्ट इंडिकेटर अगर सब एंजाइम्स में माना जाए तो वो ट्रोपोनिन होता है। तो यहाँ D राइट आंसर रहेगा, ट्रोपोनिन। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बढ़ता है लेकिन वो बहुत लेट जाके बढ़ता है, 24 से 48 घंटे में बढ़ता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये लिवर एंजाइम्स हैं, लिवर केस में बढ़ते हैं, इसलिए इनको नेग्लेक्ट करेंगे। D troponin T is the right answer here. Next, when an older client with heart failure is transferred from emergency department to medical service, what should the nurse on the unit do first? एक पेशेंट है जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट से मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट यानी वार्ड में भेज दिया गया है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, इंटरव्यू द क्लाइंट फॉर हेल्थ हिस्ट्री। B, असेस द क्लाइंट्स हार्ट एंड लंग साउंड। C, मॉनिटर द क्लाइंट्स पल्स एंड टेम्परेचर एंड D, ऑब्टेन द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो हार्ट फेलियर के पेशेंट को चांसेस होंगे कि हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा होगा, हार्ट ज़्यादा कोशिश कर रहा होगा, जिसकी वजह से इस पेशेंट को क्या हो रहा होगा, टैकीकार्डिया हो रहा होगा, जो कि असेस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेलियर है तो सारा बैकफ्लो मार रहा होगा ब्लड कहाँ, लंग्स की तरफ, तो उसकी वजह से लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड फिल होने की वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो रहा होगा। तो उसके लिए लंग साउंड सुनेंगे, क्रैकल्स की साउंड अगर आ रही है एट द बेस ऑफ द लंग वो शो करेगी पल्मोनरी एडिमा। तो उस चीज के लिए इंश्योर होना है, ये एक असेसमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो बी राइट आंसर रहेगा। यहाँ हेल्थ हिस्ट्री की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हेल्थ हिस्ट्री ऑलरेडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट से नोटिफाई होके आएगी, तो नर्स अवेयर रहेगी कि ये हेल्थ हिस्ट्री है पेशेंट की। अब उसका असेसमेंट वाला पार्ट आएगा। पल्स एंड टेम्परेचर एलिवेट होना जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो और ब्लड स्पेसिमेन फॉर इलेक्ट्रोलाइट ये लेंगे, लेकिन ये बाद में लेंगे, सबसे पहले हमें इस चीज के लिए असेस करना है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse is leading a discussion in senior citizen center about the risk factor for developing coronary heart disease for women versus men. What should the nurse respond when asked to identify the most significant risk factor? कि एक सीनियर सिटीजन सेंटर पे वो बता रही है नर्स कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है फीमेल्स में ज़्यादा होती है बजाय कि आदमियों के।
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नर्स रिस्पॉन्ड कि कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इस चीज को कॉज करता है। ऑप्शन ए ओबेसिटी, बी डायबिटीज, सी एलिवेटेड सीआरपी एंड डी हाई लेवल्स ऑफ एचडीएल। अब देखिए यहाँ पे ना जो फीमेल्स में इस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इस्ट्रोजन हार्मोन कार्डियक डिजीज को होने से प्रिवेंट करता है कुछ ना कुछ हद तक। अब जब अगर इन फीमेल्स को डायबिटीज हो जाती है तो वो डायबिटीज जो है इस्ट्रोजन को अपना काम नहीं करने देती, जिसके कारण ये ज्यादा रिस्क पे हो जाते हैं किसके, कोरोनरी हार्ट डिजीज के। तो यहाँ पे डायबिटीज राइट आंसर रहेगा। ओबेसिटी होगा, ओबेसिटी मेल फीमेल दोनों में इक्वली काम करेगी। यहाँ बस जो डायबिटीज है वो इनके इस्ट्रोजन पे एक्ट करती है, इस्ट्रोजन को अपना काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क इनमें बढ़ जाता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एचडीएल तो कोरोनरी हार्ट डिजीज को रिड्यूस करेगा, क्योंकि हाई एचडीएल क्या होता है, जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो हमारी आर्टरीज से फैट को दूर करता है। ठीक है, तो इसका हाई लेवल होना एक अच्छा इंडिकेटर होगा, लेकिन यहाँ कोरोनरी हार्ट डिजीज में इसका हाई लेवल नहीं होगा। तो बी डायबिटीज इज द राइट आंसर, क्योंकि वो इस फैक्टर पे काम कर रहा है। Next, a nurse is teaching a group of client about risk factor for heart disease. Which factors increase a client's risk for myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई का ना मिलना। तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको कॉज करते हैं? ओबेसिटी, ऑब्वियसली ओबेसिटी इज द फैक्टर, क्योंकि ओबेसिटी क्या कर रहा है, जो हमारा हमारा जो ब्लड सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देता है टुवर्ड्स द हार्ट। प्लस जो है ओबेसिटी के कारण एक्सेसिव फैट डिपोजिशन के कारण हाइपरटेंशन वगैरह रिजल्ट होती है, जो इटसेल्फ जो हमारी वेसल्स हैं उनको हार्डन कर देता है, कि उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को खत्म कर देता है। तो ओबेसिटी इज द कॉज, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो द कॉज। इंक्रीज्ड एचडीएल बढ़ना इज अ गुड थिंग, तो ये नहीं होगा। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होता, डायबिटीज मेलाइटस होता है, और ये अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री, इसका कोई लिंक नहीं है इससे। तो ए एंड बी आर द राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन मेजरिंग अ क्लाइंट्स पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में जो है किसी भी लॉन्ग लाइन का यूज करते हुए, जनरली बेसिलिक या फिमोरल का यूज करते हुए जो है पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ से जो है प्रेशर मेजर किया जाता है राइट वेंट्रिकल का बेसिकली। तो ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जब हम मॉनिटर करते हैं तो हम बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि रियल प्रेशर का पता लगे, और जैसे ही हम कैथेटर को निकालने वाले होते हैं और हम मेजर कर चुके होते हैं कैपिलरी वेज प्रेशर, तभी हमें बैलून को क्या कर देना है, डिफ्लेट कर देना है, ताकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा देर तक हैम्पर ना हो। तो यहाँ देखिए, डिफ्लेट द बैलून एज सून एज वेज प्रेशर इज मेजर्ड, यस ये रहेगा। और ये किसका, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर कर रहा है। हैव द क्लाइंट बेयर डाउन व्हेन मेजरिंग द पीसीडब्ल्यूबी, बेयर डाउन करने से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हम वेज प्रेशर है पल्मोनरी कैपिलरी वो ठीक नहीं आएगा। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन बिफोर मेजरिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि सुपाइन पोजीशन में ही रखना है, सुपाइन पोजीशन इज इंडिकेटेड बट नॉट नेसेसरली। ठीक है, फ्लश द कैथेटर विद हेपेरिन, ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पे डिपेंड होता है कि कैथेटर को फ्लश करना है या क्या करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी इट कैन वेरी। तो यहाँ ए राइट आंसर रहेगा कि डिफ्लेट करना है बैलून को जैसे ही कैथेटर को बाहर निकाल दिया गया है। Next, what criteria should the nurse use to determine normal sinus rhythm for a client on cardiac monitor? Select all that apply. ये कह रहा है कि कार्डियक मॉनिटर पे नॉर्मल साइनस रिदम कब बोलेंगे। ऑप्शन ए, आर इंटरवल आर रिलेटिवली कंसिस्टेंट, बी पी वेव प्रोसीड ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सी द एसटी सेगमेंट इज हायर देन पी आर इंटरवल, डी 4 to 8 complexes on a 6-second strip, and E or fifth E, the QRS complex ranges from 0.12 to 0.2 second. अब देखिए, अगर
एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो सबसे पहले क्या आती है, पी वेव आती है, जो कि एट्रियल जो इंडिकेट करती है कि एसए नोड से इंपल्स जनरेट हुई है और एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमारी टी वेव आती है। तो ये एक नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न है। और अगर मैं नॉर्मल ईसीजी की बात करूं तो एक जो बड़ा डब्बा होता है उसके अंदर 5 जो है छोटे डब्बे होते हैं, और ये एक डब्बे की जो लेंथ होती है वो 0.04 सेकेंड होती है, और पूरा एक जो बॉक्स है जिसमें 5 लाइन्स हैं ये वो 0.2 सेकेंड का एक बॉक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आर इंटरवल के बीच में ये बॉक्स काउंट करते हुए हम हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये आर इंटरवल एक आर से अगली आर वेव जो है कंसिस्टेंट आ रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल साइनस रिदम है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहा है कि एसए नोड से इंपल्स जनरेट हुई तो क्या बन गई, पी वेव बन गई, और वो इंपल्स जब दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुंच गई तो ये क्या बन गई है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल साइनस रिदम है। पी वेव प्रोसीड ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव का आना शो कर रहा है कि इंपल्स एसए नोड से ही जनरेट हो रही है। तो ये भी ठीक बात है। एसटी सेगमेंट हाइयर देन पी आर, एसटी सेगमेंट हाइयर ये इश्चीमिया में होता है सॉरी, इश्चीमिया में होता है, इसमें नहीं होता है। 4 to 8 कॉम्प्लेक्सेस इन 6 सेकेंड स्ट्रिप, 6 सेकेंड स्ट्रिप में जितने कॉम्प्लेक्सेस आते हैं ना हम उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारी हार्ट रेट होती है, और जनरली ये 60 to 100 होती है। 4 का आना, 4 को अगर 10 से करेंगे तो ये 4 को अगर 10 से करेंगे तो ये 40 होगा, जो कि ब्रेडिकार्डिया शो कर रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शन को हटाएंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस रेंजेस फ्रॉम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेंजेस फ्रॉम 0.12 to 0.2 सेकेंड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन इज 0.12 सेकेंड, तो ये इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अप टू 0.12 सेकेंड ये होता है, तो ए एंड बी आर द राइट आंसर है। Next, what is the most important assessment for the nurse to make after a client has a femoropopliteal bypass for peripheral vascular disease? अब देखो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज क्यों, यहाँ पे क्या कारण हुआ है कि फिमोरल आर्टरी में क्या हो गया है, कोई ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से जो डिस्टल पार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई ना जाने के कारण यहाँ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हुई है। तो यहाँ ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि किसी दूसरे भाग से हेल्दी आर्टरी लेके यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में जहां नॉर्मल सप्लाई है उससे नीचे वाले पार्ट को जोड़ देते हैं, इस पार्ट को हम बाईपास कर देते हैं। तो ये फिमोरोपोप्लेटियल है, तो इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट करेंगे? ऑप्शन ए इंसिजनल पेन, बी पेडल पल्स रेट, सी डिग्री ऑफ एयर ग्रोथ, एंड डी लोअर एक्सट्रीमिटी कलर। अब यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी कलर देखेंगे, यहाँ पल्स देखेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी की, और यहाँ हम टेम्परेचर देखेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी का। ये सारी चीज अगर ठीक है तो ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, गुड ब्लड सप्लाई इंडिकेट कर रही हैं, जो कि हमारा मकसद था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ असेस करनी होगी। पेन भी असेसमेंट का पार्ट रहेगा, लेकिन सबसे पहले जिस चीज के लिए हमने सर्जरी की है उस चीज को असेस करेंगे। सर्जरी की है हमने पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के लिए कि आगे एक्सट्रीमिटी में सही ब्लड नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सर्जरी करनी पड़ी। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी कलर इज द राइट आंसर। डिग्री ऑफ हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ जो है जनरली जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो नीचे के पार्ट की हेयर ग्रोथ भी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप होगी, एकदम से आने वाला रिजल्ट वो नहीं है। पेडल पल्स रेट भी देखेंगे, लेकिन जो है उससे पहले हम जो इजीली असेस कर सकते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटी का कलर असेस कर सकते हैं। इंसिजनल पेन भी देखेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। सो डी राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट, विच साइंस cause the nurse to suspect cardiac tamponade after a client has cardiac surgery? कार्डियक टेम्पोनेड का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है, जो कि हार्ट को एनकेस करती है। और ये पेरिकार्डियम के भी जो है 2 लेयर्स होती हैं। इनर पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम बोलते हैं, एक होती है हमारी आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड का भर जाना इज नोन एज कार्डियक टेम्पोनेड, और ये जनरली कार्डियक सर्जरीज के बाद हो सकता है जो है कार्डियक टेम्पोनेड हो। तो जब कार्डियक टेम्पोनेड बहुत हद तक बढ़ जाएगा तो ये क्या कर देता है,
यहाँ तक फैल जाता है और जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स है उनको क्या कर देता है, दबा देता है। ठीक है, कोई भी चीज अंदर है और बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो वो दबेगी। तो यहाँ कह रहा है कि क्या क्या चीज इससे होंगी। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया होगा क्योंकि हार्ट क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट घट जाता है इस केस में, क्योंकि पूरा जो है वेंट्रिकल्स को दबा दिया गया है। तो कार्डियक आउटपुट घटने की वजह से हार्ट क्या करेगा, ओवरलोड हो जाएगा, ओवरवर्क करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया होगा। हाइपरटेंशन नहीं होगा, यहाँ हाइपोटेंशन होगा क्योंकि जो हमारी सर्कुलेशन है उसमें ब्लड की कमी है। इंक्रीज्ड सीवीपी, यस सीवीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड बैकफ्लो करके पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से वीनस प्रेशर बढ़ेगा। इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट घटेगा ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन, क्योंकि किडनी को ही क्या नहीं मिल पा रहा है, ब्लड नहीं मिल पा रहा। हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी की वजह से बढ़ेगा नहीं, घटेगा। जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी होगी वही, क्योंकि बैकफ्लो होने की वजह से ये डिस्टेंशन में रिजल्ट करेगी। तो बी, ए, सी एंड ई आर द राइट आंसर ही। Next, in emergency department, nurse is admitting a client after automobile collision. The healthcare provider estimates that the client has lost 15 to 20% of the blood volume. What assessment finding should the nurse expect the client to exhibit? एक एक्सीडेंट के बाद पेशेंट है और अभी उसने एक्सीडेंट में अपना 15 से 20% खून जो है वो गवा दिया है, तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन ए, यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml। इतना नहीं होगा, यूरिन आउटपुट गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन है किडनी में ब्लड नहीं जाने के कारण। ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90, ब्लड प्रेशर भी कम होगा ना कि बढ़ेगा। एपिकल पल्स, पल्स रेट बढ़ेगी क्योंकि ये क्या है, हाइपोवोलेमिया का साइन है, और हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, पल्स रेट इंक्रीज करती है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और बीपी क्या करता है, डिक्रीज करता है। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 16, ये रेस्पिरेटरी रेट भी कम नहीं होगी, ये भी बढ़ेगी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो ये आंसर भी नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा। Next, a client is admitted to emergency department with chest pain that is consistent with myocardial infarction. Based on the elevated troponin level, heart sounds are normal and vital signs are noted on the client's chart. The nurse should alert the healthcare provider because these changes are consistent with which complication? एक क्लाइंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट पेन के साथ आया है और उसके जो ट्रोपोनिन लेवल है वो बढ़ा हुआ है, हार्ट साउंड नॉर्मल है, वाइटल साइंस जो हैं वो क्लाइंट के चार्ट पे नोट किए गए हैं। नर्स शुड अलर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों इन्फॉर्म करना है, क्योंकि चेंजेस कंसिस्टेंट होते हैं किस कॉम्प्लिकेशन के साथ? ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक, बी, कार्डियक टैम्पोनेट, सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डी, डायसेक्टिंग थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। यहाँ कार्डियोजेनिक शॉक होगा क्योंकि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो जब मायोकार्डियम में इंजरी होती है, जो वेंट्रिकल्स की फंक्शनिंग होती है वो हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और ये कार्डियोजेनिक शॉक को रिजल्ट करता है, जिसमें कि हाइपोटेंशन, कोल्ड क्लैमी स्किन, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये कंसिस्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि कार्डियोजेनिक शॉक को लीड कर सकते हैं, इसीलिए हम कार्डियोजेनिक शॉक की पॉसिबिलिटी को देखते हुए इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो कार्डियक टेम्पोनेट यहाँ पे नहीं होता, कार्डियक टेम्पोनेट में जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, मफल्ड साउंड सुनाई देती है, ऐसे साउंड सुनाई देते हैं जहाँ बहुत दूर कुछ सुन रहे हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमें एकदम से सडन चेस्ट पेन, डिज्निक पेशेंट हो जाता है, एंड डायसेक्टिंग थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म में जो है जो आयोटा है उसका रप्चर होने की वजह से वो सिम्टम्स जो आते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम्स वो आ सकते हैं, और ये सारे सिम्टम्स सीवियर ब्लीडिंग भी रिजल्ट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ए, कार्डियोजेनिक शॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a client admitted to the hospital with chest pain and history of type 2 diabetes mellitus is scheduled for cardiac catheterization. Which medication would need to be withheld for 24 hours before the procedure and 48 hours after the procedure? Glipizide, metformin, ripaglimide and regular insulin. ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है, तो कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि विदहेल्ड करनी होगी, रोकनी होगी 24 घंटे पहले और 48 घंटे आफ्टर द प्रोसीजर?
तो यहाँ मेटफॉर्मिन होती है जो कि हमें विदहेल्ड करनी होती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है कैपेसिटी रखती है लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा कॉज करने की, और आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है ये कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए बी मेटफॉर्मिन को विदहेल्ड करेंगे इतने टाइम तक, 24 घंटे पहले और 48 घंटे आफ्टर द प्रोसीजर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इन साइनस ब्रेडिकार्डिया विद अ हार्ट रेट ऑफ 45 बीट्स पर मिनट। ये देखिए यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, 45 बीट्स है, डिजीनेस है, बीपी भी लो है, हाइपोटेंशन है। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब्ड? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन, बी डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, सी कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट, एंड डी प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। यहाँ डिजॉक्सिन नहीं देंगे, डिजॉक्सिन तो और भी क्या करता है, और भी ज्यादा हार्ट रेट एपिकल रेट को रिड्यूस कर देता है। डिफिब्रिलेट भी नहीं करेंगे, ये किसमें करते हैं हम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो कि अभी फिब्रिलेशन में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसमें करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। कंटिन्यू टू मॉनिटर, मॉनिटर करने की बात नहीं है, यहाँ एक्शन लेने की बात है। प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करेंगे ताकि हार्ट जो है स्टिमुलेट होके ज़्यादा इम्पल्स जनरेट कर पाए, और ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पीपी भी बढ़ जाएगा। तो डी राइट आंसर रहेगा, प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। नेक्स्ट, द नर्स इन अ मेडिकल यूनिट इज केयरिंग फॉर अ client with heart failure. The client suddenly develops extreme dyspnea, tachycardia, lung crackle, and nurse suspect pulmonary edema. The nurse immediately asks another nurse to contact the healthcare provider and prepare to implement which priority intervention. Select all that apply. Pulmonary embolism, pulmonary edema के sign है crackling sound at the base of the lung is the टिपिकल साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। तो उसके लिए क्या करना है, ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यस और एडमिनिस्टर करनी है क्योंकि लंग में पूरा फ्लूइड भर गया है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो इंसर्ट करनी है। इंसर्टिंग अ फोलिस कैथेटर, फोलिस कैथेटर भी इंसर्ट करना है टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, और ये देखने के लिए कि किडनी में तो हाइपोपरफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पता चले कि किडनी भी जो है बैठ गई है बिल्कुल, और जो है किडनी डैमेज हो गया है, तो उस चीज़ के लिए एडमिनिस्टर फ्यूरासेमाइड, फ्यूरासेमाइड यस फ्यूरासेमाइड एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि जो अडीमा है, अडीमा हो गया होगा इसकी वजह से, उसको रिड्यूस करने के लिए। देन एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट इंट्रावेनसली, यस मॉर्फिन सल्फेट भी देंगे क्योंकि मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे हमें हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड ही रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो गया है। हार्ट को क्या नहीं मिलेगा, प्योरीफाइड ब्लड इतना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की अगर डिमांड होगी तो उसको ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ेगा, हार्ट फेलियर रिजल्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट टू द कोरोनरी केयर यूनिट, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। प्लेसिंग द क्लाइंट इन लो फाउलर साइडलाइन पोजीशन, नो लो फाउलर साइडलाइन नहीं, हाई फाउलर्स पोजीशन में हम क्लाइंट को प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। सो ए बी सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन हियर, और मैंने सबके रीजन बता दिए कि क्यों राइट ऑप्शन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन सडनली बिकम टैकीकार्डिक, शोज साइन ऑफ एयर हंगर, begins coughing frothy pink tinged sputum, which finding would the nurse anticipate when auscultating the breath sound? ये सारे सिम्टम्स पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम्स हैं, पल्मोनरी एडिमा के कारण जो हैं ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पल्मोनरी एडिमा का और इनमें से कौन सा साइन है, स्ट्राइडर, क्रैकल्स, रोंकाई एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। मैंने बताया आपको कि क्रैकल इज द टिपिकल साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, तो बी क्रैकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इश्चीमिया, व्हाट कंडीशन शुड द नर्स केयरफुली असेस द क्लाइंट फॉर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ बढ़ रहा है। जब कार्डियोजेनिक शॉक की बात आती है तब होता है जब हमारे वेंट्रिकल्स की फंक्शनिंग बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मायोकार्डियम में बहुत डैमेज हो गया है, और मायोकार्डियम का डैमेज जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अगर हमें 6 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है और हम उसको नहीं देखते हैं तो यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक में के लिए किस चीज़ को हम और असेस करेंगे? मैंने बताया वेंट्रिकल्स पे फंक्शनिंग पे असर पड़ता है, तो ब्रेडिकार्डिया
ब्रेडिकार्डिया यहाँ रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ टेकिकार्डिया रिजल्ट होगा, क्योंकि शॉक में जो है हार्ट कंपनसेटरी तौर पे अपनी पेसिंग बढ़ा देता है। वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास, यस वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या होने लग जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे, इरिटेबल वेंट्रिकल्स होंगे, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया रिजल्ट होगा। राइजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइजिंग नहीं होगा, घटेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इस वजह से। फॉलिंग सीवीपी, सीवीपी बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टमिक, सीवीपी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बैकफ्लो हो रहा है ब्लड का टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ जाने के कारण सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज इज द राइट ऑप्शन। Next, a client who had cardiac surgery 24 hours before has urine output averaging 20 ml per hour, 20 ml पर for 2 hours। बहुत ही कम यूरिन आउटपुट है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 30 ml पर आवर होना चाहिए। द क्लाइंट रिसीव सिंगल बोलस ऑफ 500 ml IV, यूरिन आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट आवर वॉज 25 ml। उसको 500 ml IV फ्लूइड दिया गया। अब जो है अगले घंटा जो यूरिन आउटपुट था वो 25 ml था। डेली लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 45, जो कि कितना होना चाहिए, 5 to 23 mg पर DL होना चाहिए, वो बहुत बढ़ा हुआ है। और क्रिएटिनिन भी जो है बहुत बढ़ा हुआ है, 0.6 से 1.2 तक जो है नॉर्मल रेंज रहती है, बुक्स में वेरी कर सकती है कहीं पे थोड़ा बहुत। तो ये कह रहा है कि ये देखिए दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यूरिन आउटपुट घट गया है, इसका मतलब कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गई है। तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी कि क्लाइंट रिस्क पे है, हाइपोवोलेमिया, एक्यूट किडनी इंजरी, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड यूटीआई। यहाँ एक्यूट इंजरी होगी, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन है, किडनी को ब्लड ना मिलने की वजह से जो है नेफ्रॉन्स में इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको जो कि एक इमीडिएट कंडीशन है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक्यूट किडनी इंजरी में रिजल्ट होगा। हाइपोवोलेमिया है, लेकिन जो सटीक जवाब है इसका वो ऑप्शन में दिया हुआ है एक्यूट किडनी इंजरी, तो हम उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, द नर्स इज रिसीविंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिदम स्ट्रिप, द पी वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स रेगुलर हैं। PR का जो इंटरवल का ड्यूरेशन है 0.16 सेकेंड है, QRS की ड्यूरेशन 0.06 है, ओवरऑल हार्ट रेट 64 है। तो क्या एक्शन लेंगे, जो PR का इंटरवल है 0.16, इट इज इन नॉर्मल रेंज, ये इतना ही होता है जनरली। QRS जो है 0.12 तक होता है, तो 0.06 इज नॉर्मल रेंज। ओवरऑल हार्ट रेट 60 to 100 होती है, तो 64 नॉर्मल होगी। तो ये सारी चीज नॉर्मल है, तो क्या करना है, चेक वाइटल साइंस, जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज इन द नॉर्मल रेंज। चेक लेबोरेटरी रिजल्ट टेस्ट, नहीं। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है जब सब कुछ ठीक है। कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर एनी रिदम चेंज, इसको कंटिन्यू रखना है अपनी मॉनिटरिंग को, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक है, अब आगे कुछ गड़बड़ ना हो उसके लिए हमें कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट, a client is wearing a continuous cardiac monitor which begins to sound its alarm. The nurse sees no cardiographic changes on the screen. What is the nursing priority nursing action? एक पेशेंट है जिसको कार्डियक मॉनिटर पहनाया गया है और अब जो है उसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया है, ECG कॉम्प्लेक्स पे ECG नहीं आ रहा है, तो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? Call a cord, call the healthcare provider, check the client status and lead placement and press the recorder button on the ECG console. अब जो है या तो ये क्या है, एसिस्टोल की कंडीशन है कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है, या ये डिस्प्लेसमेंट, लीड डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है। तो हमें पहले क्लाइंट को असेस करना है कि क्लाइंट ठीक ठाक है, अवेकन है, तो ये क्या है, लीड डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें ये देखना होगा सी, चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, a client has frequent burst of ventricular tachycardia on the cardiac monitor. What should the nurse be concerned about this rhythm? जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकल्स ट्विच कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स ट्विच कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स किसी भी टाइम उनकी इतनी ट्विचिंग हो सकती है, ये इसका क्या मतलब है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, कि कोई जो है एसए नोड के अलावा कोई और फोकाई यहाँ पे जनरेट हो गया है जो कि रिदम एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया रिजल्ट हो रहा है। और ये फोकाई जब बहुत ज़्यादा रिजल्ट करने लग जाएगा तो ये किसी भी समय वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बदल सकता है,
जो कि एक डेडली रिदम होती है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा कि इट कैन डेवलप इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट एनी टाइम। इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, यहाँ पे इसको रोकना है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक ना जाए। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टू अ नॉर्मल रिदम। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, डिफिब्रिलेशन के साथ भी पॉसिबल हो सकता है और ये सर्टेन जो है ड्रग्स के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो ऑलवेज इम्पॉसिबल है ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज अनकंफर्टेबल टू गिव अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डून। अनकंफर्टेबल तो है ही पेशेंट के लिए और प्रिपेयर भी हमें करना ही है क्योंकि ये फिब्रिलेशन में रिजल्ट हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस अ हाई कार्डियक आउटपुट दैट लीड्स टू क्विकली लीड्स टू सेरिब्रल एंड मायोकार्डियल इस्चीमिया। हाई कार्डियक आउटपुट नहीं, लो कार्डियक आउटपुट कर रहा है क्योंकि टेकीकार्डिया हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शंस प्रीमैच्योर हो रही, कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट तो घट रहा है लेकिन वेंट्रिकल्स एकदम से फड़फड़ा रहे हैं जिसकी वजह से टेकीकार्डिया रिजल्ट हो रहा है। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a client is having frequent premature ventricular contraction. The nurse should place priority on assessment of which item? वही बात आ गई कि जो है प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, जब वो अपने कोई भी, अगर नॉर्मल बात कर लीजिए, कोई पेड़ है अगर उससे फल जो है पकने से पहले गिर गया है तो वो क्या है, वो अपने पूरे, ना तो वो मीठा होगा ना ही वो जो है जो उसको एक्चुअल टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट करेगा। तो सिमिलरली जो वेंट्रिकुलर भी प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो जो उनको एक्चुअल कार्डियक आउटपुट देना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट देना चाहिए था, वो नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा उस केस में, बीपी भी रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी, क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा है आगे वाले पार्ट्स में, तो इसकी वजह से ये रहेगा। पाल्पिटेशंस वगैरह होंगी लेकिन जो सटीक चीज है वो ये रहेगी। पॉजिटिव फैक्टर्स इसमें कुछ नहीं है कि कैफीन वगैरह से, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव फैक्टर है ये जनरली कोई भी कार्डियक इंजरी या फिर एम्बोलस की वजह से ऐसा हो सकता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन वगैरह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट नहीं करती हैं, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज डेवलप्ड एट्रियल फिब्रिलेशन विद अ वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 150 बीट्स पर मिनट। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, जो एट्रिया है वो जो इम्पल्स है वो बहुत हाई उसमें जनरेट कर रहा है जिससे कि वो फिब्रिलेट कर रहा है एट्रिया पूरा। और जब एट्रिया पूरा फिब्रिलेट कर रहा है तो एट्रिया ही आगे ब्लड नहीं देगा तो वेंट्रिकल्स तक ब्लड कहाँ पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से फिर से कार्डियक आउटपुट कम होगा। समझ रहे हैं कि हार्ट के इस भाग में दिक्कत है और इस भाग में दिक्कत है, तो यहाँ ना तो लंग्स तक अच्छा ब्लड जाएगा और लंग्स तक अच्छा ब्लड नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल्स में भी ब्लड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ब्लड रिड्यूस होगा तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो उस केस में क्या होगा, फ्लैट नेक वेन्स, ऐसा नहीं है कि नेक वेन फ्लैट होंगी। नोजिया एंड वोमिटिंग के साइन इसमें नहीं प्रेजेंट होंगे। हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस होगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट की वजह से। हाइपरटेंशन इसमें रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is assisting to defibrillate a client in ventricular fibrillation. After placing the client chest on and before discharge, what intervention is a priority? Defibrillation नाम में ही है कि जो फिब्रिलेशन जो हो रही हैं उनको हटाना है। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उसमें दिया जाता है डिफिब्रिलेशन। यहाँ पे पेशेंट को शॉक दिया जाता है और जो शॉक होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा मोनोफेजिक में और एक होता है हमारा बायफेजिक। जो हमारा मोनोफेजिक है नाम से ही है जैसे कि शॉक जो है सिर्फ हार्ट तक जा रहा है, और ये जो बायफेजिक होता है ना इसमें दो तरीके से होता है कि हार्ट तक गया और फिर हार्ट से वापस आया। तो यहाँ हार्ट जो है दो बार क्या हो रहा है, फिब्रिलेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बायफेजिक कहते हैं कि दो फेज में हार्ट को झटका दे रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है, जैसे कि एक ही फेज में हो रहा है तो यहाँ एनर्जी हम हाई एनर्जी यूज करते हैं और यहाँ पे एनर्जी लो रहती है इन कंपैरिजन। यहाँ जनरली 3 शॉक दिए जाते हैं 200 जूल। अभी जो करंट इंडिकेटर है वो है कि 360 जूल का हमें तीनों शॉक 360 जूल के देने हैं।
पहले कहीं कहीं बुक में लिखा दिखेगा 200 जूल, फिर दूसरा 300 जूल, तीसरा 360 जूल। अब जो नई गाइडलाइन कह रही हैं वो कह रही हैं कि 360 जूल का ही हमें करंट देना है, और यहाँ पे जो करंट देते हैं वो 120 से 150 जूल जो है वो करंट की एनर्जी होती है। तो यहाँ जब डिफिब्रिलेट कर रहे होते हैं, ये एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है नर्स की, हमें ये इंश्योर करना है कि कोई बेड से टच ना हो उस टाइम पे, क्योंकि पेशेंट को शॉक दे रहे हैं, जो टच होगा वो उड़ जाएगा। तो वो कोई बेड से टच नहीं होना चाहिए उस टाइम पे शॉक देते हुए, ये चीज का ध्यान रखना है। और जब हमने पेडल प्लेस कर लिए हैं ना, तो एक बार दोबारा ईसीजी की तरफ देखना है कि सच में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या कोई और रिदम आ रही है, किसी और रिदम में हम दे देंगे तो वो और नुकसान करेगा बजाय कि उसको ठीक करने की। तो यहाँ पे हमें कंफर्म करना होता है कि जो एक्चुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मॉनिटर पे चल रहा है और तब हम शॉक दे रहे हैं। एंश्योर दैट क्लाइंट हैज बीन इंट्यूबेटेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंट्यूबेटेड हो। सेट द डिफिब्रिलेशन टू सिंक्रोनाइज मोड, जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि हम तब देते हैं जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देता है। तो ये डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन में यही फर्क होता है कि डिफिब्रिलेशन सिंक्रोनाइज नहीं होता, ये किसी कहीं पे भी दिया जाता है, और जो हमारा कार्डियोवर्जन होता है वो सिंक्रोनाइज्ड मोड होता है, जो कि हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के आने पे ही देना होता है। देन अमाइड्रोन, ये यहाँ पे अमाइड्रोन का कोई एक्शन नहीं है, तो डी राइट आंसर रहेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। Next, the nurse is evaluating a client's response to cardioversion. What assessment would be the priority? कार्डियोवर्जन किया है, कार्डियोवर्जन करने के बाद क्या करना है? बीपी, स्टेटस ऑफ एयरवे, ऑक्सीजन फ्लो रेट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ कार्डियोवर्जन करने के बाद CAB हमें गाइडलाइन असेस करनी होगी। सबसे पहले हमें सर्कुलेशन देखना है, जो कि हमें कार्डियोवर्जन से कर दिया है। अब दूसरी प्रायोरिटी रहती है उसके बाद एयरवे, और तीसरी रहती है हमारी ब्रीदिंग वाली। तो अब हमें स्टेटस ऑफ एयरवे असेस करना है इस प्रायोरिटी को देखते हुए, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for a client who has just implantation of automatic internal cardioverter defibrillator. The nurse should assess which item based on the priority. अब यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक एक अंदर जो है एक डिफिब्रिलेटर प्लेस कर देते हैं, जो कि क्या असेस कर रहा है? ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही उसने असेस किया कि फिब्रिलेशन हो रहा है, वो अंदर जो है शॉक दे देता है। तो उसको जो है कौन सी प्रायोरिटी रहेगी उसको असेस करने के लिए? एंजाइटी लेवल, नॉलेज ऑफ मेडिकल अलर्ट कार्ड फॉर द क्लाइंट टू कैरी, देन नॉलेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट डिस्चार्ज फिजिकल एक्टिविटी, and activation status of the device, heart cut off and number of shock it is programmed to deliver. यही प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमने किस लिए डाला है? शॉक प्रोवाइड करने के लिए। तो हमें इंश्योर करना होगा कि एक्टिवेट हो गया है डिवाइस एक तो, और दूसरा कि हार्ट की का क्या कट ऑफ रेट है, कि कितनी हार्ट रेट आ जाएगी तब वो शॉक देगा, और ये कितने नंबर ऑफ शॉक देगा। ऐसा नहीं कि शॉक दे दे के हार्ट को ही उसने जला देना है। तो ये इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है सबसे पहले डिवाइस इंसर्ट करने के बाद। डी राइट आंसर है। Next, the nurse is assessing the neurovascular status of the client who has returned to the surgical unit 4 hours ago after undergoing aortoileoic bypass surgery grafting. The affected leg is warm. The nurse notes redness and edema. The pedal pulse palpable, unchanged from admission. How should the nurse correctly interpret the client's neurovascular state? अब एक पेशेंट को जो है आयोटिक इलिया, जो आयोटा और इलियम के बीच जो है बाईपास किया गया है, ग्राफ्टिंग की गई है, और ये ग्राफ्टिंग जनरली फिमोरल आर्टरी का यूज करते हुए करते हैं कि आयोटा को जो है फिमोरल आर्टरी से जोड़ देते हैं, इलियम का वो वाला पार्ट बाईपास करके जहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जब फिमोरल से जोड़ दिया गया है तो हम क्या दिखाई दे रहा है कि अफेक्टेड लेग वार्म है। वार्म होना इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड जा रहा है वहां पे। दूसरी चीज रेडनेस है, अडीमा है। रेडनेस और अडीमा अब शुरू में प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी जो है अभी ग्राफ्टिंग हुई है, तो थोड़ा बहुत हद तक जो है फ्लूइड डिपोजिशन हो सकती है, जिसकी वजह से शुरुआती कुछ आवर्स में या कुछ 1 to 2 डे तक अडीमा की प्रेजेंस होना इज अ नॉर्मल थिंग। पेडल पल्स जो है पाल्पेबल है। पेडल पल्स पाल्पेबल होने का मतलब है वहां तक ब्लड पहुंच रहा है, और अनचेंज्ड है फ्रॉम द एडमिशन, की जो एडमिशन के टाइम पे थी वही है। इसका मतलब पहले भी ब्लड अच्छे से जा रहा था वहां तक, और अभी भी जा रहा है बाईपास होने के बाद भी।
तो क्या इसको इंटरप्रेट करेगी? ऑप्शन ए नॉर्मल बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। यस इट इज नॉर्मल, क्योंकि जो सारे साइन है वो शो कर रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो है लेग में वो नॉर्मल है। ए। Next, the nurse is evaluating the condition of the client after pericardiocentesis performed to cardiac tamponade. Which observation would indicate that the procedure was effective? पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे जो फ्लूइड भर जाता है, एक ट्यूब डाल के उस फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया था इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, मफल्ड साउंड होती है। तो कौन सी चीज जो है इंडिकेट करेगी कि प्रोसीजर इफेक्टिव था? ऑप्शन ए मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड तो कार्डियक टेम्पोनेड को शो करती है, तो ये इसका नहीं होना इंडिकेट करेगा कि नॉर्मल है, प्रोसीजर ठीक ठाक हुआ है, ना कि इसका होना। राइज इन बीपी, यस, क्योंकि यहाँ पे बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट घट जाता है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है दब जाते हैं और कार्डियक आउटपुट उतना नहीं हो पाता। जुगुलर वेन डिस्टेंशन नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ डिस्निया, ये तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एडिमा शो कर रहा है, तो बी राइज इन बीपी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज abdominal aortic aneurysm yesterday resection। ओके, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म क्या है कि एब्डोमिनल है और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई दे रहा है आयोटा, वो वीकन होने के कारण इस तरीके से बल्ज हो गया था, और बल्ज होने के कारण जो है वो या तो रप्चर हो गया था या वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहा था। अब इतने पार्ट को काट दिया गया है और इसको एनास्टोमोसिस कर दिया है, जोड़ दिया गया है, तो इसको बोल रहे हैं आयोटा का रिसेक्शन, जो हमारा एन्यूरिज्म है उसका रिसेक्शन करना। अभी जो है क्लाइंट हैज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इतने रेट पे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चल रहा है अनचेंज्ड लास्ट 10 आवर्स से। क्लाइंट का यूरिन आउटपुट जो है वो 90, 50 और 28 ml है, जो रिसेंट है, इसका मतलब यूरिन आउटपुट घट रहा है। यूरिन आउटपुट घटने का मतलब है किडनी को परफ्यूजन नहीं मिल पा रहा। किडनी को परफ्यूजन ना मिलने का मतलब है कि हार्ट फंक्शनिंग ढंग से नहीं कर रहा है। यूरिया भी बढ़ गया है, देखो क्रेटिनिन भी बढ़ गया है, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? चेक द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। नर्स के हाथ में नहीं होता है कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरीके से चेक कर पाए। कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यस कॉल करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन टू द किडनी शो कर रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस हैं पेशेंट को। पुट द आईवी लाइन ऑन द पंप सो द इन्फ्यूजन रेट इज श्योर टू स्टे स्टेबल। इस केस में आईवी लाइन जो है पहले से ही चली हुई होगी, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये यहाँ बता रहा है कि आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है। Check to see if the client has blood sample for serum albumin level drawn। यहाँ serum albumin का कोई एक्शन नहीं है, तो B राइट आंसर रहेगा। Next, which equipment must be brought to the client's bedside when a cord is called for a client who has experienced cardiac arrest? कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कौन सा कॉर्ड अनाउंस होता है? ब्लू कॉर्ड अनाउंस होता है, और जो इसके मेंबर होते हैं अनाउंस करते ही फटाफट मौके पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेंटिलेटर, क्रैश कार्ट, पोर्टेबल ऑक्सीजन, स्ट्रेचर। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्रैश कार्ट है, जिसमें सारी मेडिकेशन होती हैं प्लस इंट्यूबेट करने का सामान होता है, तो ये जो है रेडी होना चाहिए ताकि सामान के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, क्योंकि ये गोल्डन समय होता है हमारे पास शुरू का कुछ दौर, और उसी टाइम अगर हम प्रॉपर एक्शन ले लेते हैं तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो बी क्रैश कार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर इज द वन हु। किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है? फ्रैक्चर्ड पटेला, एब्डोमिनल वुंड, हेड इंजरी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सबसे डेडली यहाँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, तो प्रायोरिटी भी इसी को देनी है, डी। नेक्स्ट, अ मैन इज एडमिटेड टू टेलीमेट्री यूनिट फॉर इवेल्युएशन ऑफ चेस्ट पेन 8 hours आफ्टर एडमिशन। द क्लाइंट गोज इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिजिशियन डिफिब्रिलेट। द नर्स अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन का क्या पर्पज है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब है कि वेंट्रिकुलर पूरा इस तरीके से पूरा हो रहा है, और वेंट्रिकुलर तब तक जो है इसको अपना एसए नोड को अपना काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही फड़फड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से एसए नोड को काम नहीं करने दे रहे हैं। डिफिब्रिलेशन का पर्पस होता है कि इस चीज को रोक देना ताकि एसए नोड अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। तो यहाँ कौन सा है? बी है
कि एसिस्टोल कॉज करना सो दैट नॉर्मल पेसमेकर कैन रिकैप्चर। इस चीज को, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा ना, उसको स्टॉप करना ताकि जो ऊपर ऐसे नोड है वो अपनी इम्पल्स जनरेट कर सके, वो इसका फंक्शन होता है डिफिब्रिलेशन का। ए, इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करते, पेसमेकर को वो करता है। रिड्यूस इस्चीमिया एंड एसिडोसिस, इस्चीमिया एंड एसिडोसिस रिड्यूस करता है, लेकिन इनडायरेक्ट है। जब ये हमारा जो इम्पल्स हैं वो नॉर्मल जनरेट होने लग जाएंगे तब कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल हो जाएगा और ये सारी चीजें भी नॉर्मल हो जाएंगी। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द इनिशियल एनर्जी सिलेक्शन फॉर डिफिब्रिलेशन इन पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम कितनी देंगे? मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर 32 जूल, नो बहुत कम है। बाइफेजिक 16, ये भी बहुत कम है। मोनोफेजिक 100, मोनोफेजिक में 100 बहुत कम है। बाइफेजिक 150, यस मैंने बताया था ना अभी आपको कि 120 से 150 बाइफेजिक में रहता है, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a procedure which involves giving a synchronized counter shock to convert an undesirable rhythm to the stable rhythm। अब इसका जवाब आप देंगे कि अभी मैंने पहले बताया है पहले क्वेश्चन में कि सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि QRS कॉम्प्लेक्स पे हमें शॉक देना है, और ये सिंक्रोनाइज्ड होता है कि इसी पे हमें शॉक देना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डियोवर्जन डी। Next, defibrillator is used in a situation of cardiac arrest, respiratory arrest, shock and peritonitis। Cardiac arrest में use करते हैं A। Next, the nurse should anticipate which immediate treatment for patient experiencing pulseless ventricular tachycardia। अगर pulseless ventricular tachycardia है, पल्स नहीं आ रही है, तो क्या करना है? ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग उस केस में करते हैं जहां पे कम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है तो पेसिंग से कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक, यस ये करेंगे, शॉक देंगे ताकि वो स्टिमुलेट हो जाए और जनरेट करना स्टार्ट कर दे। यहाँ बाकी इन ऑप्शंस का कोई यूज नहीं है इस केस में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अ नर्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फर्स्ट स्टेप नहीं है ये। कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। CPR एंड डिफिब्रिलेशन आर द फर्स्ट स्टेप इन द ventricular defibrillation. Next, the nurse is watching the cardiac monitor and notice that rhythm suddenly changes। कोई P wave नहीं है, QRS कॉम्प्लेक्स चौड़े हो गए हैं, वेंट्रिकुलर रेट जो है वो बढ़ गई है, तो ये क्या शो कर रही है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड साइनस टेकिकार्डिया। P वेव का ना आना जो है, P वेव का ना आना ये शो कर रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तो QRS कॉम्प्लेक्स भी नहीं आते, वहां पे QRS कॉम्प्लेक्स का भी पता नहीं लगता, तो वो फिब्रिलेशन होता है। ना P वेव है ना QRS कॉम्प्लेक्स है। यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स जोड़े हैं, इसका मतलब टेकिकार्डिया हो रहा है। तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो रही होगी जिसकी वजह से P वेव तो प्रेजेंट होगी इसमें, तो ये भी नहीं होगा। साइनस टेकिकार्डिया में भी ऐसे नोड जनरेट करती है, तो P वेव के एब्सेंट होना इसमें नहीं होता है। तो A एंड D को हम P वेव का सोचते हुए हटा देंगे, यहाँ B राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट कनेक्टेड टू कार्डियक मॉनिटर शो एन ECG वेव फ्रॉम अ सॉटूथ अपीयरेंस। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, और कई बार फिगर से भी आता है कि इस तरीके का ECG पैटर्न वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एट्रियल फ्लटर होता है। सॉटूथ अपीयरेंस जो है, आरी के जैसे दांत होते हैं ना, उस तरीके की अपीयरेंस यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरीके की ECG यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, a patient with history of atrial fibrillation for 3 days is admitted to cardiac unit। Beside initiating a antidysrhythmic medication, what should the nurse anticipate कि उसको दिया जाएगा? जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है ना, कि एट्रियल ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वहाँ चांसेस होते हैं कि जो ब्लड है वो क्लोट कर जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन सकता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ जब एट्री इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है, और जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, तो वो वहाँ हम पहले से ही हिपैरिन शुरू कर देते हैं।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, हिपैरिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे ताकि जो वो क्लोट्स हैं वो ना बने और वो थ्रोम्बस डिटैच होकर एम्बोलाई का रूप ना ले। नेक्स्ट, द टेक्निक टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ब्रेन वेव, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। कई बार ना एक टेक्निक सिखाई जाती है जहाँ पे पेशेंट को एक ऐसी कि पेशेंट अपने दिमाग का यूज करते हुए क्या कर सकता है, अपने हार्ट रेट को और ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं बायो फीडबैक, ठीक है, बी। नेक्स्ट, द पेशेंट विद साइनस ब्रेडिकार्डिया विल हैव द हार्ट रेट बिलो। साइनस ब्रेडिकार्डिया कब बोलेंगे, जब 60 से कम होगी, नॉर्मल इज 60 to 100, सो below 60 is known as sinus bradycardia. So this was all about cardiovascular system and today's class. तो आपको जो है अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, फिका रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा, टीचर का भी मन नहीं करता है फिर पढ़ाने का। और अगर जो नए यूज़र्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। कल हम नए सिस्टम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।